ये सोसाइटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया की किताब कर रहे हैं 12th क्लास। इसके तहत हम चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस को डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू स्क्रूटनाइज किया और ये अंडरस्टैंड किया कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है और डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस परस्यू हो रहा है। कई तरह की इनइक्वालिटीज़ हैं जो एक हिंड्रेंस का काम करती हैं, बट स्टिल दैट प्रोसेस इज़ वर्किंग। इंडिया एक तरह की हेल्दी डेमोक्रेसी है जिस तरह की पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी उसको देखते हुए। इसमें हमने अलग अलग स्टेजेस को समझा, चाहे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एक बेडरॉक के रूप में देखा, चाहे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को ऑब्ज़र्व किया, और उसके बाद हमने इस नज़रिए से देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सोशल जस्टिस का पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है, तभी चीज़ें उभर करके आ सकती हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। यानी कि समाज समय समय पर बदलता है, उसकी बदलती हुई ज़रूरतें हैं। उन बदलती ज़रूरतों के तहत आप लोकतंत्र को कैसे और एक्सपेंड कर सकते हैं, उन इंटरेस्ट, उन डिमांड्स, उन रिक्वायरमेंट्स को सर्व करने के लिए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्वयं का आधार ऐसा होना चाहिए कि वो ऑल द एजेस फॉर ऑल द सेक्शंस रेलेवेंट बना रहे, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुनियाद, दैट इज़ द सोशल जस्टिस। हमने उसको उस पैमाने पर भी खरा उतार के देखा। आज हम इसे समझेंगे इस पैमाने पर, जो कि अंतिम पड़ाव है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरेस्ट ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स की बात होगी। हम उनके वाया चीज़ों को देखेंगे। देखिए, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारे सामने एक डेफिनेशन आ जाती है, और जिसमें आपने हमेशा ये लाइन सुनी है, दैट इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी यही है। इसके तहत आपको डेमोक्रेसी की एक स्पिरिट पता चलती है। अगर मैं इस लाइन को या इस डेफिनेशन को पुकारूं कि ये क्या है एक सिंगल वर्ड में, इट इज़ समवेयर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की स्पिरिट यही होती है। लेकिन इस डेफिनेशन के अंडर बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, कंसील हो जाती हैं। जैसे कि अलग अलग डाइवर्स ग्रुप्स सोसाइटी के अंदर, उन डाइवर्स ग्रुप्स के अपने अपने इंटरेस्ट, सभी के सभी ग्रुप्स अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए या फुलफ़िल करने के लिए एक दूसरे ग्रुप के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। ये कंपटीशन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। लोकतंत्र में इसकी भी जगह होनी चाहिए, इसे समझना ज़रूरी है। फिर दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से ही अपने इन डाइवर्स इंटरेस्ट को गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट कर सकता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक इंडस्ट्रियल वर्कर है। सवाल ये है कि क्या वर्कर भी इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह ही अपनी मांग को बना के सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकता है? क्या वो उतना शिक्षित है? क्या उसका उतना प्रभाव सरकारी गलियारों में है? तो फिर यदि उसकी मांग, पहले तो उसे अपनी डिमांड्स, यानी कि उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स आर्टिकुलेट करने में ही प्रॉब्लम आएगी कि उसकी सही में मांगे हैं क्या, उसकी मांग बनती भी क्या है एक लोकतांत्रिक देश में, उसे क्या मांगना चाहिए, उसे इस मांग को विकसित करने में समस्या आएगी। दूसरी चीज़, इसे प्रस्तुत करने में समस्या आएगी कि वो इसे किस रूप में अभिव्यक्त करे, किस तरह से शब्दों का चयन करे, किन दफ्तरों में वो इसे लेकर के जाए, किससे बात करे इस चीज़ को लेकर के। ये सब चीज़ें लोकतंत्र में मायने रखती हैं, क्योंकि इसका बड़ा संबंध है लिटरेसी से, कि आप शिक्षित कितने हैं। मांग समझना, अपनी ज़रूरतें समझना, उस हिसाब से अपनी मांग बनाना, अपनी डिमांड क्रिएट करना, और उसे फिर फर्निश करना गवर्नमेंट को, सरकारों को। फर्निश ही करने तक बात नहीं होती, सरकारों पर दबाव भी बने कि वो आपकी बात की ओर ध्यान दें, आपकी मांगों की ओर ध्यान दें, और उनके तर्कसंगत और आवश्यक पहलुओं को पूरा करें, जो भी जेन्युइन हैं, रेलेवेंट हैं और नीडफुल हैं, उन एस्पेक्ट्स को फुलफ़िल करें गवर्नमेंट। इसके लिए एक स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, बारगेन करने की स्किल्स होनी ज़रूरी हैं, नॉलेज होनी ज़रूरी है कंट्री की, इकोनॉमी की, सोसाइटी की और पॉलिटिकल सिस्टम की। एक कंट्रोल, एक होल्ड, एक रिलेशनशिप होना ज़रूरी है लॉ मेकर्स के साथ। उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक होल्ड होना ज़रूरी है आपका।
और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एजुकेट होने चाहिए। ऐसे में भारत जैसा समाज जो कई तरह से कई समूहों में बटा है, भारत में एक समूह है जिसे हम महिला कहते हैं, यानी कि वुमेन, जो कि मैन के कंपैरेटिवली बहुत ही वीक है। तो क्या जिन फैक्टर की वजह से डिमांड डेवलप, डिमांड फर्निश और डिमांड फुलफ़िल हो रही है, वो फैक्टर्स मेल और फीमेल में वेरी नहीं करते हैं। फीमेल के मैटर में वो सभी के सभी फैक्टर्स बहुत ही वीक हैं और कंपैरेटिवली मेल के कॉन्टेक्स्ट में वो फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग है। चाहे वो लिटरेसी की बात कर लें, चाहे सोसाइटी में स्टेटस की बात कर लें, चाहे पावर हाउसेस में होल्ड की बात करें, चाहे पब्लिक प्लेटफॉर्म में बात करने की बात करें, एवरीवेयर यू विल ऑब्ज़र्व, सोशल स्टेटस से लेकर के इकोनॉमिक होल्डिंग तक, पावर हाउसेस में से बात रखने से लेकर के हाउस होल्ड डोमिनेंस तक, मेल इज़ सुपीरियर देन द फीमेल। इसकी वजह से फीमेल और मेल के मैटर में जब वो फैक्टर्स वेरी करते हैं, तो ऐसे में ये दोनों डिफरेंटली प्लेस्ड हैं सोसाइटी में। उनकी इन डिफरेंट प्लेसमेंट की वजह से ही डिफरेंट मैनर में ये अपनी बात आगे रख पाएंगे और फिर इसलिए आउटकम भी डिफरेंट आते हैं। तो फिर लोकतंत्र में कोई तो व्यवस्था हो कि इन डिफरेंसेस को फिल किया जा सके, इन गैप्स को फिल किया जा सके। वर्कर और इंडस्ट्रियल में इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है, फार्मर और कॉरपोरेट्स में इस मामले में कोई कंपैरिजन नहीं है, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन में इस मामले में कंपैरिजन नहीं है, इलिटरेट और लिटरेट, और उसमें भी ख़ास तौर पर प्रोफेशनल्स और इलिटरेट्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। अर्बन एरिया में रहने वाले पुअर वीकर सेक्शन और अर्बन ही एरिया में रहने वाले रिच और स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट ग्रुप्स में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये वही शहर है जिसमें एक कॉलोनी के, यानी कि कॉलोनी के वो डोमिनेंट लोग रहते हैं जिसका वहाँ की म्यूनसिपैलिटी से लेकर के विधानसभा की सीटों से होते हुए लोकसभा सांसदों तक प्रभाव है। लेकिन उसी कॉलोनी के बिल्कुल किनारे बसे हुए उस स्लम में रह रहे लोगों का शायद अपने पास के हॉस्पिटल में भी कोई आवाज़ ना सुनता हो। तो शहरों में ही रह रहे वीकर और पुअरर सेक्शंस, द सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सेक्शन and the socially educationally economically rich section, privileged sections, the strong dominant groups में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, इनमें भी अंतर है। ऐसे में मांगें सबकी हैं, लोकतंत्र से विकास सभी चाहते हैं, तो वो कैसे संभव हो, इसका भी विचार करना ज़रूरी है। तो ये कह देना आसान है कि डेमोक्रेसी का मतलब पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। बट वो बाय द पीपल में वो कौन से पीपल थे जिनकी गवर्नमेंट थी? महिलाओं की आवाज़ उसमें कितनी थी? दलितों की आवाज़ कितनी थी? उसमें ग्रामीण स्तर में पिछड़ गए लोगों की आवाज़ कितनी थी? खेतीबाड़ी में एज ए लेबरर काम करने वाले लोगों की आवाज़ कितनी थी? शहरों में रह रहे स्लम ड्वेलर्स की आवाज़ कितनी थी? इसको समझना ज़रूरी है। ऑफ द पीपल में या फॉर द पीपल में? ऑफ द पीपल में कितने को लोग हैं, कितनी को महिलाएं हैं जो संसद में हैं, कितनी को महिलाएं हैं जो विधानसभा में हैं, कितनी की सीटें अनारक्षित हैं, अनरिजर्व्ड हैं, जहाँ से दलित जीत रहे हैं या चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कितनी को रिजर्व्ड ही सीट लगा लें जिसमें गरीब दलित खड़े हो रहे हैं, कितनी ही अनरिजर्व्ड सीटें हैं जिनमें आम इंसान खड़ा हो रहा है, धनवान नहीं, बलवान नहीं। ये सवाल बनते हैं कि असल में पहुंच कौन रहा है वहाँ पे, चुनाव कितने महंगे हैं, चुनाव में धन का प्रयोग कैसा है, चुनाव में बल का प्रयोग कैसा है, सो मनी पावर एंड मसल पावर का डोमिनेंस क्या है, चुनाव में डोमिनेंट ग्रुप्स का रोल क्या है, जिन्हें हम डोमिनेंट कास्ट कह के पुकारते हैं कंट्री साइड एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में, और डोमिनेंट ग्रुप्स जो कि शहरों में बसते हैं
द प्रोफेशनल ग्रुप्स, द कॉरपोरेट्स, द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये जानना ज़रूरी है। इससे पता लगता है कि सरकार में ये हैं कि कौन है। और गवर्नमेंट फॉर द पीपल में ये जानना ज़रूरी है कि सरकार की नीतियाँ, सरकार का फंड, सरकार का बजट किस ओर बह रहा है, किस ओर जा रहा है। अक्सर ये आरोप लगाए जाते हैं किसानों के द्वारा कि सरकारें कॉरपोरेट्स के हितों में काम करती हैं। अक्सर स्लम ड्वेलर्स का ये आरोप होता है कि नगरों की सौंदर्यता के लिए, शहरों की सड़कें चौड़ी करने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए, हमारे घरों को, हमारी रेहड़ियों को, काम धंधों को उठवा दिया जाता है या उखाड़ दिया जाता है। तो आखिर में वो सड़क किसकी है, किसके लिए है? जहाँ पर हो सकता है कि एक बड़े नगर में नगर वासियों की ये मांग हो कि तेज़ी से गाड़ियाँ सड़क के आसपास की जो एक सरकम पेरिफेरल रिंग रोड है उसको कहीं से भी 5 से 10 मिनट में एक्सेस कर लें और उस रिंग रोड के वाया एक्सप्रेस वे में एंटर करके निकल जाएं। वहीं हो सकता है कि इसके लिए जो आप उस रिंग रोड को कहीं से भी कनेक्टिविटी दे रहे हैं, इसकी वजह में से सड़कों से उन सबको उठाना या हटाना पड़ जाए जिनके लिए सड़कें शायद रात को सोने के लिए ज़रूरी हैं, सड़कें दिन में रोज़गार के लिए ज़रूरी है रेहड़ी लगा करके, और सड़कें शायद उनके लिए सोशलाइजेशन का एक प्लेटफॉर्म भी है, वहीं पर उनका सामाजिकरण भी होता है, ये भी ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल में मतलब फॉर क्या है, असल में नीतियाँ किसके लिए आ रही हैं। तो डेफिनेशन एक बात है, ये लोकतंत्र की स्पिरिट को तो ज़रूर दर्शाती है कि जब लोकतंत्र हो तो ऐसा ही हो, बाय द पीपल हो, ऑफ द पीपल हो, फॉर द पीपल हो। पर फिर जब बात प्रोसेस की आती है, टेक्निकलिटीज़ की आती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वॉइसेस के रिफ्लेक्ट होने की बात आती है, गवर्नमेंट के डिसीजन में ग्रुप्स के कंसर्न्स की बात जब नज़र आती है, तो फिर ये स्पिरिट से आगे बात चली जाती है, तो फिर ये चीज़ें नज़र आती हैं। इन्हीं सब कारणों से अस्तित्व में आती हैं ये संस्थाएं। आप एक महिला के रूप में, आप एक गरीब के रूप में, एक अशिक्षित के रूप में, एक दलित के रूप में, एक झुग्गी झोपड़ी या स्लम ड्वेलर के रूप में, एक ग्रामीण के रूप में, एक किसान के रूप में, एक इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में, एक एग्रीकल्चरल लेबरर के रूप में, या फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट के ही रूप में सही, स्वयं आवाज़ ना रख पाएँ, स्वयं मांगे तैयार ना कर पाएँ, स्वयं उन मांगों की अभिव्यक्ति ना हो पाए और सरकार तक ना पहुंच पाएँ, लेकिन इन सभी मांगों को तैयार करना, इसकी अभिव्यक्ति करना और सरकार तक इन्हें रख के उनकी पूर्ति कराने के लिए समाज जुड़ता है, संस्थाएं आती हैं। एक लार्जर सोसाइटी के अंदर कई तरह के ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। देखिए, जो वर्कर है वो वर्कर हो सकता है एक समाज में से ही आता है, और उस समाज में वो वर्कर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि बहुतायत अधिकतर दलित समाज से आता है, वर्कर दलित समाज से आता है। दलित होने के नाते सामाजिक स्तर पर उसको जो भी अब तक समस्याएं झेलनी पड़ी, सोशली जो भी उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, सोशल स्टेटस वाइज उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस हुई इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेके या एजुकेशनल रिसोर्सेज को लेकर के, वो सामाजिक स्तर पर रही बात। लेकिन जब वो उसी समाज से आके एक फैक्ट्री में एक वर्कर के रूप में काम करता है, तो बीइंग वर्कर भी उसके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, बीइंग वर्कर भी उसके कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं। तो आप एक समाज का हिस्सा तो होते हैं, ये बात सही है, लेकिन उस समाज के अंदर आपकी कई तरह की संस्थाएं भी होती हैं जिन्हें हम सामाजिक संस्थाएं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में देखते हैं। और वो सामाजिक संस्थाओं में से कई संस्थाएं हैं जो आपके टास्क स्पेसिफिक कार्य करती हैं, आपकी वर्क स्पेसिफिक नीड को फुलफ़िल करती हैं, जिनमें से इन संस्थाओं का जिक्र हम अभी करेंगे। ऐसे में एक वर्कर के रूप में यदि उनकी बात को आगे रखना है तो उनको अपनी एक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन लानी पड़ेगी। तो ये एसोसिएशन उन सभी कमियों को पूरा कर देगी जो कमियां एक इंडिविजुअल के लेवल पर हैं। एसोसिएशन अशिक्षा की समस्या को पूरा कर देगी। एसोसिएशन
मांगें क्या हैं, इन्हें विकसित करना, इन्हें अभिव्यक्त करके सरकारों को प्रस्तुत करके उन पर दबाव बना के पूर्ति कराना इसे फुलफ़िल कर देगी। इसलिए एसोसिएशंस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं। यही कारण है कि हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स के ही अंदर आपको एसोसिएशंस बनाने की आज़ादी दी गई है। आप ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, आप एसोसिएशंस बना सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये प्रयास है कि जो राज्य है, भारतीय राज्य जो है, वो लोकतंत्र की जो स्पिरिट है, यानी कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इन्हें सिर्फ लेटर्स तक ही सीमित न रहने दे। जो भारतीय राज्य हैं वो लोकतंत्र की इस स्पिरिट को सिर्फ लेटर्स तक ही ना रहने दे, इसे स्पिरिट में फॉलो भी कराए। आई बात समझ में? तो ये जो एक मूल भावना है लोकतंत्र की, ये शब्दों तक, थ्योरी तक ही सीमित ना रह जाए, ये ज़मीनी स्तर पर उतरे। संविधान के जो बुनियादी अधिकार आपको प्राप्त हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं, संविधान भारत को जिस दिशा में बढ़ता देखना चाहता है, वो भारत के लिए जैसा सामाजिक न्याय देखता है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है या आर्थिक न्याय है, वो समाज के अंदर जिस तरह की समानता देखना चाहता है, भाईचारा देखना चाहता है, स्वतंत्रता देखना चाहता है और अखंडता देखना चाहता है, एकता देखना चाहता है, इस सब के लिए सदैव समाज को, यानी कि सदैव राष्ट्र को, समाज ही से राष्ट्र आता है ना। मैं कुछ बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं हैरान था कि 3-4 दिन पहले की बात है कि कैम्ब्रिज में राहुल गांधी इंटरव्यू दे रहे थे। वो भारतीय राष्ट्र पर बात कर रहे थे। उन्होंने जो कहा वो ठीक नहीं था भारतीय राष्ट्र के विषय में, या वो जो कहना चाहते होंगे कह नहीं पाए प्रॉपर, क्योंकि ये चीज़ें गूढ़े ज्ञान से आती हैं। किसी से 2 मिनट की चर्चा करके या किसी ने आर्टिफिशियली बता दी हो तो मौके पे भूल भाल जाती हैं। तो वो भी राष्ट्र के विषय में गलत कह गए, लेकिन जिस ऑफिसर ने उन्हें काउंटर किया, वो ऑफिसर भी भावनात्मक रूप में ज़्यादा बढ़ गया, इमोशनली ज़्यादा तर्क दे गया, लेकिन टेक्निकल तर्क उसके भी करेक्ट नहीं गए। उसने आर्टिकल 1 की बात राहुल गांधी ने की तो उसने भी की, लेकिन सीधे वो इतिहास में चला गया कि भारत तब से भारत था, वेदों में इसका जिक्र है। वो टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशन के वाया ये प्रूव हो जाता कि भारत एक राष्ट्र भी है, और स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग फ्रीडम फाइटर के जो स्लोगन्स रहे हैं और जैसे हम प्रोसीड हुए उसी से प्रूव हो जाता कि भारत एक राष्ट्र। आई बात समझ में? तो भारतीय राष्ट्र सदैव भारतीय राज्य से वैसा कार्य करवाता रहे जैसा भारतीय संविधान चाहता है। इसके लिए संविधान ने संस्थाएं बना करके काम करने की अनुमति दी है, ये एसोसिएशंस और ये ग्रुप्स बनाने की अनुमति है, जो कि भारतीय राष्ट्र के तहत आने वाले अलग अलग समूह, जो कि कई इंटरेस्ट की वजह से बने होंगे, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, उनके कंसर्न्स को आर्टिकुलेट करना, डिमांड्स को डेवलप करना और प्रेजेंट करके गवर्नमेंट से फॉलो कराने का काम करते रहेंगे। असल में लोकतंत्र यही है। तो लोकतंत्र को और प्रभावी बनाने के लिए हमें ये संस्थाएं चाहिए। हमें इस पैमाने पर भी भारतीय लोकतंत्र को खरा उतार के देखना होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर कुछ बात की गई है। हम पहले उन लिखी हुई चीज़ों को पढ़ लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ें आपको समझाएंगे कि किस तरह से हम चलना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो बात आती है वो टॉपिक की है कि पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, और फिर आती है बात डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की। तो लिखा है कि इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स, भारत में डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स मैंने आपको बता दिया, और वो सभी इंटरेस्ट ग्रुप्स ये चाहते हैं कि भाई उनके कंसर्न्स फुलफ़िल हों, उनकी बात मानी जाए। डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं। उसी विषय में ये लाइन लिखी है कि इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स आर डिफरेंट, ये अलग हैं सबके, एंड द क्वेश्चन अराइजेज वेदर ऑल इंटरेस्ट ग्रुप्स आर कंपेरेबल, क्या सभी इंटरेस्ट ग्रुप आपस में कंपेरेबल हैं? हमने अभी समझा कि नहीं, दे आर नॉट कंपेरेबल। वुमेन एज एन इंटरेस्ट ग्रुप आर नॉट कंपेरेबल विद द मैन. The rural people as an interest group are not comparable with the urban people. In urban area, the slum dwellers are not comparable with the mainstream city population.
Likewise, the corporates and the industrialists, the farming group are not comparable as an interest group with the corporates and industrialists. So they are not comparable. Still, they are having their own concerns, their own interest. Okay? तो ये चीज़ है कि interest and concerns are different and the question arises, जिस तरह से बेटे हम ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं ना, आपकी नसों में, ज़िंदगी में एक ही बार तैयारी होती है। शाहरुख का एक डायलॉग था कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार ही होता है। वो ठीक है, वो बात बहुत सही थी, पढ़ाई में भी वही है। तैयारी ज़िंदगी में एक बार होनी है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि या तो एक ही बार में इन वर्ड्स को अपने ब्लड में उतार लें और फिर सारी उम्र का सुख भोगें, चाहे अखबारों से पढ़ें, चाहे मैगज़ीनों से पढ़ें, या संसद की डिबेट में सुने, या कोई न्यूज़ चैनल के डिबेट शो में सुने, या फिर किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल सर्किट में सुने, और या इसे सारी ज़िंदगी किताबों से, मैगज़ीन से, डिबेट सर्कल्स, संसद और अलग अलग जगहों से सुनते और पढ़ते रहें बिना समझे। ऑप्शन 2 ही हैं, सारी ज़िंदगी कवर करिए बिना अंडरस्टैंडिंग के, और एक बार ही कवर करिए अंडरस्टैंडिंग के साथ, ताकि सारी लाइफ नर्चर करते रहें। दैट्स द ओनली वे ऑफ स्टडी। आई बात समझ में? तो इसलिए हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, हम एक ही बार पढ़ते हैं। मैं गुणी व्यक्तियों की बातों को व्यर्थ नहीं जाने देता। बचपन में ही सुना था ऐसा शाहरुख को, एक मूवी थी शायद, कुछ कुछ होता है में ये डायलॉग था। बड़े हुए तो समझ आया कि पढ़ाई के मामले में बात बिल्कुल सेट बैठती है। प्यार तो मैं, आपको पता, मैं कभी लड़कियों से मैं बात कम ही करता हूँ। गर्ल्स मेरा कभी कुछ रहा नहीं। इंटरेस्ट एंड कंसर्न्स आर डिफरेंट। बड़ा हंस रहे हो तुम, बदतमीज। एंड द क्वेश्चन अराइजेज whether all interest groups are comparable. So answer is no. No. Can an illiterate peasant or literate worker make her case to the government as coherently and convincingly as an industrialist? No. peasant illiterate है, no matter, worker को हमने literate भी कर लिया, फिर भी industrialist के मुकाबले ही अपनी मांग नहीं रख पाए। Industrialists are more, they will present their concerns more convincingly, क्योंकि गवर्नमेंट्स ऐसा मानती हैं कि रोज़गार की बात अगर आती है, जीडीपी में डिफरेंस क्रिएट करने की बात आए, अगर बेहतर वैल्यू जनरेशन, वेल्थ क्रिएशन की जब बात आती है, एक्सपोर्ट्स की जब बात आती है, एक ग्लोबल स्टैंडिंग की जब बात आती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से लेकर के कैपिटल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जब बात आती है, देश के विकास की बात, शहरों की जब बात आती है, तो ऐसा माना जाता है कि इंडस्ट्री, कॉरपोरेट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा से एक दबदबा उनका रहा है। फिर दे आर द वेरी बिग सेगमेंट ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स, दे आर पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स, and they are donating a lot to the elections, to the political parties. Governments are all the time approaching them in the form of political parties. Not the government cannot approach any industrialist for the donation. Political parties are approaching all the time, and ultimately those parties, after winning the elections, they are forming governments. So they are very very front runner in form of GDP, in form of tax payment, as a newsmaker, for the international standing of the government, for international trade, foreign exchange earnings, better living standards, employment generations, be it everything. Industries are very important, corporates are important, likewise they are important for the government. Okay, so that's why they are having more lobby, they are having more strength in the government corridors. उनकी ज़्यादा से है, वो बात जल्दी मनवा लेते हैं, इसलिए पढ़ा लिखा भी है वर्कर, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट के मुकाबले तो कमज़ोर है। इंडस्ट्रियलिस्ट इसी के कारण से फिर हमें वी नीड एसोसिएशंस, वी नीड नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। ओके, इन अ पॉपुलर डेमोक्रेसी नंबर्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। सपोज़ आप एक शहर में रहते हैं, छोटा टाउन है, अ स्मॉल टाउन, आप रिलीजियस प्रोग्राम्स काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आप धार्मिक स्थानों के लिए आसपास के गांव के क्षेत्र के लोगों से हमेशा अनाज एकत्रित करते रहते हैं रसद पहुंचाने के लिए,
आप हर तरह के धार्मिक समारोह और कीर्तनों को अपने घर, अपनी फैक्ट्री, अपनी जगह पर आमंत्रित करते हैं कि यहाँ से होके गुजरें। तकरीबन इन सब चीज़ों से आपकी एक सोशल स्टैंडिंग बनती है, आप वो फ्रंट रनर हो जाते हैं सोसाइटी में, समाज में लोग बहुत आपसे जुड़ते हैं और इसके कारण फिर उस क्षेत्र का जो नेता है वो आपसे जुड़ता है। नेता सिर्फ आपके घर, आपकी फैक्ट्री आएगा क्योंकि उसे पता है कि आपके घर और फैक्ट्री में इस क्षेत्र के सारे लोग आ जाते हैं। उसको आप चाहिए, आपके साथ आगे लोग हैं और लोकतंत्र में लोग एक बड़ा बल का स्रोत हैं। लोगों में पॉलिटिशियन ताकत चाहे ना देखते हों, पर पॉलिटिशियन की ताकत का सोर्स लोग हैं, ऐसा संविधान ने इंतज़ाम कर दिया है। तो लोग बड़ा बल का स्रोत हैं। इसके लिए जिसके पीछे लोग हैं वो एक महत्वपूर्ण आवाज़ रख ही लेता है राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिज्ञों पर। संविधान के तहत जो संसद के सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं उन पर। इसलिए पीपल, द नंबर ऑफ पीपल, दे आर इम्पॉर्टेंट। डिमांड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कंसर्न्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट द नंबर ऑफ पीपल, दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसकी वजह से चाहे कोई पढ़ा लिखा भी है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, स्टिल दे नीड टू फॉर्म देयर एसोसिएशन, बट ऑल आर स्टैंडिंग डिफरेंटली। सब अलग अलग प्लेस्ड हैं, कुछ शक्तिशाली हैं ज़्यादा, कुछ कमज़ोर हैं। उन एसोसिएशंस में कुछ एसोसिएशंस का जिक्र करते हैं, जैसे बात आती है फ़िक्की की। फ़िक्की, FICCI, ये इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं और फ़िक्की का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स लिखा भी हुआ है, ओके। तो दैट इज़ फ़िक्की। इसके बाद आता है एसोचैम, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर बात करें वर्कर्स एसोसिएशन की तो INTUC, दैट इज़ IN अर्थात इंडियन, सो इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बाद बात आती है CITU, सीतू, दैट इज़ सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस। और भी कई हैं, जैसे फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें आता है जैसे शेतकारी संगठन, जैसे भारतीय किसान यूनियन, जैसे संयुक्त किसान मोर्चा SKM, इस तरह के कई संगठन आ जाते हैं। इसी तरह से एग्रीकल्चरल लेबरर्स की भी अपनी एसोसिएशन होती हैं। तो ये एसोसिएशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑलवेज देयर, आपने ऑलवेज सुना होगा। इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर की एक्टर्स। अगर हम लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फैक्टर्स हैं। क्यों हैं, समझते हैं। देखिए, चीन जो है उसमें एक सिंगल पार्टी सिस्टम वर्क करता है, दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब मैं आपसे बताऊंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे की फैक्टर हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। जैसे मान लीजिए कि पंजाब का उदाहरण लेते हैं हम, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? बंद कर देते हैं, मैं भांगड़ा डाल देता हूँ। आप कहेंगे मैं वो भी कर लूँगा, गाना, या फिर 2-3 महीने के लिए पढ़ाना ही बंद कर देते हैं। जब आप किसी काम में लग जाएंगे, कोई कपड़े उपड़े की दुकान पे, कोई कहीं, फिर वहाँ आके पूछेंगे, फिर मन करेगा पढ़ने का, फिर क्लास स्टार्ट कर लेंगे। करना है वो एक्सपेरिमेंट या आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए पंजाब में नवदीप 2 पार्टियां काम कर रही थी, 2 क्यों 3, जैसे शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, और शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में भारतीय जनता पार्टी BJP। तो आप 2 ही ऑप्शन लेके चलिए, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस। लंबे समय से 2 ही पार्टियों के बीच में सत्ता बदलती रही है। अब आप एक चीज़ सुनिए, अगर मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में ना होता तो पंजाब के लोग जो कि शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस दोनों से हाईली फेडअप हो चुके थे। शिरोमणि अकाली दल को मिली हुई 4 सीटें इसका प्रमाण है 117 में से, कांग्रेस को मिली 18 सीटें इसका प्रमाण है 117 में से, कि लोग फेडअप हो चुके थे। फेडअप होने का मतलब क्या होता है
कि अब सुखबीर बादल का चेहरा अच्छा नहीं लगता। हम जब पर्सनल रिलेशनशिप में होते हैं तब फेडअप वर्ड किसी मैनर में भी यूज़ हो सकता है कि यार तेरी यही शक्ल देख देख के फेडअप हो गया मैं, चल फट। हमेशा मुंह लटका के बैठ जाता है, हमेशा उदास। लोकतंत्र में फेडअप ऐसे नहीं होते हैं। तो वो खूबसूरत चेहरा बना के बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके हंसा के वोटें नहीं ले सकते, क्योंकि फिर फेडअप होने का रीज़न भी ये नहीं था, तो फिर अराउजल का रीज़न भी ये नहीं होगा, है ना, कि कितना सोना लगता है इसको वोट डालना है, ऐसा नहीं होता। फेडअप होने का मतलब कि पार्टियां उनके पीछे खड़े समाज की आवाज़ों का एक संगठन था। यानी कि आवाज़ें जो होती हैं, जो वॉइसेस होती हैं हमारी, इन वॉइसेस को मैं जब बार बार कह रहा हूँ आर्टिकुलेट करना है डिमांड में, तो इसका अर्थ है इसे संगठित करना है, हमारी अलग अलग वॉइसेस को संगठित करना है। तो दैट संगठन, संगठित अल्टीमेटली मीनिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पार्टियां हैं ये इसके पीछे खड़े समाज की उस इच्छा और आवाज़ का ही संगठन होता है, उसे संगठित करती हैं पार्टियां उस आवाज़ को, और उस आवाज़ में कुछ कार्य निहित होते हैं कि ये कॉज है हमारा, हमें ये करना है, यानी कि ये एम है हमारा, ये हमें करना है। तो पार्टी कहती यस, आपकी आवाज़ को हमने संगठित किया है, हम एक संगठन है और हम इस एम को फुलफ़िल करेंगे। और इस एम को फुलफ़िल करने के लिए आपको भारतीय राज्य और उसके अंदर आने वाले क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्य हैं, ओवरऑल आप इसे द स्टेट ऑफ इंडिया कह लें, यानी कि संविधान के द्वारा दी हुई राजनीतिक शक्ति। तो इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस आवाज़ को सत्य में बदलने के लिए आपको वो शक्ति ग्रहण करनी होती है। तो वो शक्ति ग्रहण करने के लिए आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव की प्रक्रिया का पालन करते, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके आप उस सत्ता को, उस पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं जिस सत्ता में शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है। और फिर उस शक्ति का प्रयोग करके आप संवैधानिक और कानूनी दायरों में जो मांगे हैं आपकी, उसकी पूर्ति कर लेते हैं। तो पार्टी उस वॉइस को रिफ्लेक्ट करती है। पार्टी का जो विज़न है वो लोगों की एस्पिरेशन ही होती है। पार्टी का विज़न लोगों की एस्पिरेशन होती है। पार्टी का जो एम है, पार्टी के जो गोल्स हैं, वो लोगों की डिज़ायर्स हैं। लेकिन जब ये एंटी हो जाए, लोगों का की वॉइस क्या है, आप लोग हो, आपकी वॉइस क्या है, एम्प्लॉयमेंट। आपकी वॉइस क्या है, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हो क्या रहा है, करप्शन। फ्री एंड फेयर मैनर में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। ठेकेदारों ने OMR शीट से लेके क्वेश्चन पेपर तक अफसरों के साथ मिलकर के एक्सेस कर लिए, और वो जो जितनी अच्छे और बड़ी बोली लगा के पैसे दे रहा है उन तक OMRs भी पहुंच रही हैं और क्वेश्चन पेपर्स भी पहुंच रहे हैं। तो जो जेन्युइन एस्पिरेंट है वो सफ़र कर गया, जिसके कोई राजनीतिक संबंध या कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है वो सफ़र कर गया। अदरवाइज़ उस तक भी आवाज़ आई है कि 50 लाख चढ़ेगा, लगा दे इंस्पेक्टर डन। वो कह रहा नहीं मैं तो मेहनत से बनूंगा। क्या किसने बोला? कहते गांधी जी ने कहा था ईमानदारी से ही कार्य करना चाहिए। कहते हो ठीक है, गांधी जी से जाके ले ले जॉब। तो कहते नहीं, यहाँ पे तो दूसरा गांधी है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के फिर वो व्यक्ति इस देश में, इस संविधान में, इस लोकतंत्र में अपने सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल एलिमेंट्स को डेवलप होते, नर्चर होते नहीं देखता, माने उसके फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। उसके फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। इसलिए फंडामेंटल राइट्स में ही एसोसिएशंस का प्रोविज़न है कि वो फिर एसोसिएशंस के वाया इसे फुलफ़िल कर सकता है, जो कि पार्टियां थी, और अब पार्टियों के वाया भी ये नहीं हो रहा है। तो पार्टी अब उसकी वॉइस नहीं, वो उसकी वॉइस एम्प्लॉयमेंट थी, यहाँ करप्शन है। उसकी वॉइस थी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, जिसके तहत कूड़े का प्रबंध हो, यहाँ गली गली घर घर कूड़ा है। जिसके तहत सड़कें बेहतर हों, यहाँ पर सड़कें